Hi there friends and welcome to the second video in this series of understanding the basic terms of the stock market. I hope आपने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिकोड किया है आपके लिए. Now if you haven't watched it, I would suggest you watch it first. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है. So hi there friends, and we absolutely understand that stock market can be a difficult place, especially for beginners who are not familiar with the basic terms and the basic concepts of the stock market. Without a clear understanding of these terms, of these concepts, you might miss out on some golden opportunities to invest, or you might make some poor investing decisions. But do not worry, ये सारी terms को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है. That is why we started this channel, so that हम ये सारे terms और concepts आपको बहुत ही easy way में समझा पाएँ. We have tried to use a lot of diagrams and real life examples जिनसे आप relate कर पाएँ, so that आपकी financial journey की foundation strong हो ताकि आप better invest और better trade कर पाएँ. Now we have made a video series about understanding the basic terms of the Indian stock market. Now इस series की second video में we are going to discuss some of the common terms that are used in the stock market on a day-to-day basis. So let's begin. बुलिश और बेरिश ये टर्म्स स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. नाउ इसका सिंपली मतलब सिर्फ लोगों की वैरायटी ऑफ ओपिनियन है. हर आदमी का अपना अपना अलग ओपिनियन होता है. ये इसी ओपिनियन के अलग अलग नाम हैं. देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल. सपोज़ करो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और विराट कोहली बैटिंग के लिए आता है. नाउ इस पर्टिकुलर जंक्चर पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं. कुछ लोगों को लगेगा विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, बट कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि शायद विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए. वो लोग जो मानते हैं आज सेंचुरी लगेगी वो हैं बुल्स, बट वहीं पे वो लोग जो मानते हैं कि आज कोहली डक पे आउट होगा वो हैं बेयर्स. अब आपको शायद समझ में आया कि किस ओपिनियन के लोगों को क्या बोला जाता है. सो बुलिश और बेयरिश जैसा टर्म सिर्फ आउटलुक है, सिर्फ एक नज़रिया है मार्केट के टूवर्ड्स. आउट ऑफ ऑल दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बुलिश होना मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक रखना. दैट मीन्स आप होप कर रहे हो कि स्टॉक्स के प्राइसेस राइज करेंगे, मार्केट ओवरऑल राइज करेगा. ऑन दी अदर हैंड बेरिश होना इज़ अ नेगेटिव आउटलुक मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप होप कर रहे हो कि स्टॉक्स के प्राइसेस या ओवरऑल मार्केट गिरेगी. बुल मार्केट इज़ अ पीरियड जहाँ पे इन्वेस्टर्स का होप, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट, उनकी ऑप्टिमिज्म बहुत हाई होती है. नाउ इस पीरियड में जनरली मैक्सिमम शेयर्स के प्राइस बढ़ते ही चले जाते हैं. नाउ दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इकोनॉमिक, ग्लोबल एंड मैक्रो फैक्टर्स, जैसे कि कम अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट का कम होना, जीडीपी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाना, या कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के रिजल्ट्स का बहुत अच्छा आना. ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स मार्केट में कॉन्फिडेंस लाते हैं, जिससे और ज़्यादा इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टर्स और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऑन द राइज ही चला जाता है. बेयर मार्केट बुल मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट है. इस पूरे बेयर मार्केट के फेज़ में इन्वेस्टर्स बड़े पेसिमिस्टिक हैं, उनका होप मार्केट से गिर चुका है. बेयर मार्केट के फेज़ में मैक्सिमम शेयर्स के प्राइसेस गिरते ही चले जाते हैं. इसका कारण भी मैक्रो फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स या ग्लोबल कंडीशंस हैं, जैसे जीडीपी का उतना ना बढ़ना जितना एक्सपेक्टेड है, या फिर कंपनीज़ के पुअर रिजल्ट्स. ऑब्वियसली इस फेज़ में जहाँ पे शेयर्स के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन कंपनीज़ में पैसा लगाया है उनकी वैल्यू गिरती जा रही है, वो लॉसेस उठा रहे हैं. अब इससे कॉन्फिडेंस मार्केट में और भी ज़्यादा गिरता हुआ जाता है. ये नए इन्वेस्टर्स को दूर रहने को बोलता है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना पैसा और ज़्यादा मार्केट से निकाल रहे हैं. इसी रीज़न से ये सेलिंग प्रेशर आता जाता है और मार्केट्स फर्दर गिरती जाती हैं. एक सोई हुई मार्केट को तभी एक बेयर से रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने वेट से पूरी मार्केट को नीचे ले आता है. यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है दैट बोथ द मार्केट्स आर पार्ट ऑफ अ नेचुरल साइकिल. बेयर मार्केट्स तब तक चलती हैं जब तक मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़, अच्छे इंडिकेटर्स ना आ जाएं. जब ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आता है, कुछ बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है. दीज ऑल आर साइंस ऑफ एन अर्ली बुल मार्केट. और अगेन बुल मार्केट्स तब तक चलती हैं जब तक मार्केट्स में कुछ बुरी खबर ना आ जाए, कुछ बुरे इंडिकेटर्स, मैक्रो फैक्टर्स ना आ जाएं. इसके बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिर से लूज़ होना शुरू हो जाता है और एक बेयर मार्केट का फेज शुरू हो जाता है. सो ये दोनों एक के बाद एक नेचुरल साइकिल में चलती रहती है. ट्रेडिंग के पीछे का लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. आप सस्ते में लो और महंगे में बेचो. इस पोजीशन को जहाँ पे आप नीचे में लेते हो और ऊपर में बेचते हो, दिस इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग पोजीशन.
दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड किसी स्टॉक में बुलिश होना. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से राम ने ABC लिमिटेड के 500 शेयर्स लिए हैं. करंट वैल्यू शेयर्स की है 200 रुपीज़, और राम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक तक दिस शुड बी 250 रुपीज़. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इट विल बी कॉल्ड दैट राम क्रिएटेड अ बुलिश पोजिशन और अ लॉन्ग पोजिशन, कि राम यहाँ पे इस स्टॉक में बुलिश है, इस स्टॉक में लॉन्ग है. दैट इज़ हाउ यू यूज़ दिस टर्म. नाउ लॉन्ग पोजिशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट आता है शॉर्ट पोजिशन, जहाँ पे आप किसी शेयर या किसी इंस्ट्रूमेंट की गिरती हुई प्राइसेस से प्रॉफिट निकालो. नाउ कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है बट इट्स स्लाइटली ट्रिकी. सिर्फ एक बार समझने की बात है. सपोज ABC लिमिटेड के शेयर्स करेंटली 200 रुपीज़ के हैं. शाम सडनली कम्स अक्रॉस ए न्यूज़, एक बैड न्यूज़, जिससे शाम को लगता है कि इसके शेयर प्राइसेस गिर सकते हैं. तो शाम सडनली 500 शेयर्स अपने ब्रोकर से बोरो करता है और उसको सेल करता है. ना यहाँ पे शाम और ब्रोकर की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो ब्रोकर ने शेयर शाम को दिए हैं, शाम उतने ही नंबर के शेयर्स ब्रोकर को वापस देगा एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है. ना इसको बोलेंगे शाम ने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ही इज़ बेयरिश ऑन द स्टॉक. अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं. सिनेरियो 1, ABC लिमिटेड का शेयर प्राइस गिर के हो गया है 120 रुपीज़. व्हाट विल शाम डू नाउ? शाम सिंपली 500 शेयर्स मार्केट रेट विच इज़ 120 रुपीज़ पे बाई करेगा और अपने ब्रोकर को वापस देगा. ब्रोकर और शाम की नेगोशिएशन डन. यहाँ पे शाम का प्रॉफिट हुआ है 200 माइनस 120 विच इज़ इक्वल टू 80. इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स विच इज़ 500. दिस गिव्स यू अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज़. नाउ सिनेरियो 2 में लेट्स से शेयर का प्राइस बढ़ जाता है एंड इट गोज़ अप टू 220 रुपीज़. शाम का लॉस यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि शाम ने शेयर्स बोरो किए थे तो उसे वो शेयर्स मार्केट रेट पे ख़रीदने पड़ेंगे ब्रोकर को वापस देने के लिए. शाम यहाँ पे 220 रुपीज़ के मार्केट प्राइस पे शेयर्स खरीदेगा और ये नंबर ऑफ़ शेयर्स अपने ब्रोकर को देगा. अगेन ब्रोकर और शाम की डीलिंग क्लोज हो गई, बट यहाँ पे शाम का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? ऑल इन ऑल शाम विल लूज 220 माइनस 200 विच इज़ 20 रुपीज़ into the number of shares 500 which gives him a total loss of 10,000 rupees. Again in the case of shorting आपका नज़रिया डाउनवर्ड है, योर आउटलुक इज़ बेरिश, मतलब आप गिरते हुए स्टॉक्स को प्रिडिक्ट कर रहे हो. अगर आपका एनालिसिस राइट है एंड इफ द स्टॉक इंडीड फॉल्स, दैट इज़ अ प्रॉफिट सिनेरियो फॉर यू. बट इफ यू आर रॉन्ग, योर एनालिसिस इज रॉन्ग एंड द स्टॉक प्राइसेस राइज, दैट इज़ वेयर योर लॉस स्टार्ट्स. What is correction? Now correction is a short term market condition जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग राइज या स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद मार्केट थोड़ा सा रीबैलेंस करने के लिए नीचे आती है. कभी कभी कुछ अच्छे न्यूज़, अच्छे इंडिकेटर्स के दम पे स्टॉक प्राइसेस राइज करती हैं और अपनी फेयर वैल्यू से थोड़ा सा दूर निकल जाती हैं. ना ऐसे में थोड़ा सा सांस लेने के लिए जब मार्केट वापस नीचे आता है टुवर्ड्स इट्स फेयर वैल्यू, तो उसे प्राइस करेक्शन कहते हैं. ना एज अ रूल ऑफ थंब अगर आप कैलकुलेशन बेसिस पे देखो तो 10% के आसपास अगर मार्केट अपने हाइज से नीचे आती है तो दिस इज़ पार्ट ऑफ मार्केट करेक्शन. प्राइस करेक्शन इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट. नॉट जस्ट नॉर्मल, प्राइस का ये डिक्लाइन इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, क्योंकि मार्केट वन शॉट राइज करने से बेटर है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आए, सांस ले और दोबारा ऊपर चढ़े. Now a different or a parallel approach from fundamental analysis is the technical analysis. इसको समझाने के लिए आई हैव अनदर एग्जाम्पल विच इज़ वेदर फोरकास्टिंग. नाउ मेट डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग, व्हाट इट डज इज़ वो हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल पैटर्न्स को आज के डेटा और आज के पैटर्न्स के साथ मिक्स करता है एंड कम्स अप विद अ वेदर फोरकास्ट, अ वेदर रिपोर्ट. नाउ इट ऑब्वियसली यूजेज मैनी इंडिकेटर्स फॉर दिस एनालिसिस, जैसे कि विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, विंड प्रेशर, टू बेटर एनालाइज, टू बेटर देयर प्रेडिक्शन. Similarly, in the stock market, many analysts use past price behavior and other past data to predict, to analyze कि current markets में और future market में price कैसे behave करेगी. इस टाइप के analysts का ये believe है कि price अपना पुराना pattern repeat करती है. जो भी prices ने पहले behave करा है वो ही या उससे सिमिलर बिहेवियर ही वो आज या फ्यूचर में दिखाएगी. ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस को बेटर एनहांस करने के लिए, प्रेडिक्शंस को और सॉलिड बनाने के लिए देयर आर मेनी इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो प्राइस में हो रहे चेंजेस का बेटर हिंट दे पाएँ. नाउ टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो इन इट सेल्फ इज़ वेरी डिटेल्ड, जिसमें अपने अपने टर्म्स और अपने अपने बहुत सारे जार्गन्स होते हैं.
सो वी हैव मेड श्योर कि इस वीडियो सीरीज़ में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं ओनली अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे उसके टर्म्स और उसके जार्गन्स हमने फुली डिस्क्राइब करे हैं. सो गो वॉच दैट एज वेल. Many of you out there have asked कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर है क्या. लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस. स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनीज लिस्टेड हैं. नाउ उन सबको एनालाइज करने के लिए, उन सबको स्टडी करने के लिए बड़े बड़े मार्केट गुरुज का ये एक तरीका है जिसे फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं. आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ये समझाने के लिए. सपोज करो आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदने चाहते हो. उससे रिलेटेड आप सारी चेकिंग करते हो. आप उसकी इकोनॉमी चेक करते हो, आप उसका किलोमीटर रन चेक करते हो, आप पिछले ओनर्स के बारे में चेक करते हो, वो कैसे थे, कैसा चलाते थे. आप उसका सर्विस रिकॉर्ड का चेक करते हो, गाड़ी कितना चली है, कितना नहीं चली है. आप उसकी इंजन की कंडीशन, उसके टायर की कंडीशन, उसकी ओवरऑल आउटर बॉडी की कंडीशन, ये सब कुछ चेक करते हो. और ये आप क्यों करते हो? इससे आपको गाड़ी की एक सही वैल्यू का आइडिया लगता है कि कहीं कोई ज़्यादा तो नहीं मांग रहा मेरी गाड़ी के. सिमिलरली जब आप कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स चेक करते हो, जैसे कंपनी की एसेट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज़, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स और क्या सर्विसेज हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के एक्चुअल कंपेटिटर्स क्या हैं, कंपनी की मैनेजमेंट उसके बारे में क्या सोचती है, उसके आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या वो नई इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहती है. इन सब को मिला के बनता है फंडामेंटल एनालिसिस. और ये फंडामेंटल एनालिसिस करने से आपको एक आइडिया लगता है कि कंपनी की सही वैल्यू, उसकी वर्थ क्या है. See, one of the basic objectives of fundamental analysis is to actually gain insight as to what is the real value of a company. क्या ऐसी कोई कंपनी है जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से सस्ते पे मिल रही हैं, जिनका आगे फ्यूचर ग्रोथ्स के चांसेस ज़्यादा हैं? ऐसी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना, या फिर उन कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करके उनसे दूर रहना जो अपनी वैल्यू से बहुत महंगे में मिल रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कभी ना कभी उसकी राइट प्राइस डिस्कवरी होगी जिससे वो वैल्यू नीचे आएगी. नाउ फंडामेंटल एनालिसिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिटेल टॉपिक. इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, की इंडिकेटर्स को कवर करने के लिए वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ओनली ऑन फंडामेंटल एनालिसिस. वॉलेटिलिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट. नाउ इसको समझने के लिए इमेजिन अ रोलर कोस्टर या फिर एक झूले की राइड इमेजिन करो. पहले एग्जाम्पल में बंदा थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर होता है. नाउ यू नो द राइड इज स्मूथ, राइड स्टेडी है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लो वॉलेटिलिटी. नाउ इवन इन द स्टॉक मार्केट, लो वॉलेटिलिटी का मतलब है मार्केट्स आर स्मूथ, मार्केट्स आर स्टेडी. नाउ यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं. नाउ दूसरे एग्जाम्पल या दूसरे राइड में झूला बहुत सडनली ऊपर, बहुत सडनली नीचे, ट्विस्ट हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, उल्टा हो रहा है, पुल्टा हो रहा है. ये हाई वॉलेटिलिटी राइड है. Even in the stock market, high volatility only indicates higher fluctuation in the prices. Prices are rapidly going up and rapidly going down. It's also important to remember that volatility is a natural part. It's a natural process of the market. ये जितना risky है उतना rewarding भी है and vice versa. Liquidity का मतलब होता है कितने easily और कितने effectively आपको buyers और sellers मिलते हैं किसी भी stock के लिए. एग्जाम्पल के लिए आप मॉल्स कंसिडर करो. नाउ एक ही जगह पे मॉल्स में बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स अवेलेबल होते हैं. सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बायर्स हैं जिसे वो अपना माल बेच सकता है. ऑन दी अदर हैंड बायर्स के लिए बहुत सारे सेलर्स हैं जिनसे वो माल खरीद सकता है. ये एग्जाम्पल हो गया हाई लिक्विडिटी का, और शायद यही रीज़न है कि मॉल्स आर सच अ बिग हिट. दूसरे केस में इमेजिन करो शहर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटी सी दुकान. ना इस दुकान के पास बहुत कम बायर्स हैं, क्योंकि बायर्स कम हैं तो बेचने वाले भी बहुत कम हैं. दिस इज़ अ केस ऑफ लो लिक्विडिटी एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन द स्टॉक मार्केट एज वेल. बड़ी और नोन कंपनीज़ के शेयर्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं. दे आर हाईली लिक्विड. हर प्राइस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं. अगर आपको एंटर करना है तो भी बहुत ईजी है, क्योंकि हर प्राइस पॉइंट पे कोई ना कोई स्टॉक को बेच रहा होगा. ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे एग्जिट करना चाहते हैं तो हर प्राइस पॉइंट पे कोई ना कोई बायर भी अवेलेबल होता है. ऑन दी अदर हैंड ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, लाइक वी डिस्कस्ड पेनी स्टॉक्स, जहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत इशू होता है. यहाँ पे बायर्स को सेलर्स नहीं मिलते, सेलर्स को बायर्स नहीं मिलते. इनमें ट्रेडिंग, इनमें इन्वेस्टिंग, इनमें एंटर होना, एग्जिट होना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. कुछ कुछ केसेस में दिस बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सपोज एक पेनी स्टॉक में कोई ख़राब न्यूज़ आ गई, एक छोटी कंपनी में आग लगती है,
तो हर बंदा पैनिक में आके हर इन्वेस्टर स्टॉक बेचेगा, आप भी बेचोगे। बट अगर फ्रंट एंड पे कोई उसे खरीदने वाला नहीं होगा क्योंकि न्यूज़ ख़राब है, किसी को नहीं पता कहाँ तक गिरेगा, तो बायर ना होने की वजह से आपके शेयर्स ही नहीं बिकेंगे, और अगर आपके शेयर्स नहीं बिकेंगे तो आप एग्ज़िट कैसे कर पाओगे। सो ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे एग्ज़िट एंट्री चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट हो जाता है। दीज आर द चैलेंजेस विद लो लिक्विडिटी। See, as I've mentioned again and again, stock market has something to offer to everybody. चाहे आपके पास कम टाइम है, चाहे आपके पास ज़्यादा टाइम है, it must and it has a product that will suit your requirement. ऐसा ये concept है intraday trading का. Now in recent times, intraday trading has gained a lot of attention, lot of popularity. As the name suggests, intraday वो टाइप की ट्रेडिंग है जहाँ पे आप सेम डे एंट्री लेते हो और सेम डे एग्जिट लेते हो. That means you buy and sell on the same day. यहाँ पे intraday traders का एम है मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाना. But it is important to note that intraday trading is very risky and very volatile. It is not meant for everybody. This requires a different skill set and a different mindset. Now, intraday trading will require you to have a significant amount of time, effort and dedication, because इस केस पे you need to be updated with minute to minute changes that are happening in the market. सी इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद नेक्स्ट आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्राई टू होल्ड ऑन टू देयर पोजिशन अ लिटिल लॉन्गर. दिस कैन टिपिकली रेंज फ्रॉम फ्यू डेज टू अ फ्यू वीक्स. दिस इज़ टोटली ऑपोजिट टू इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे इन्वेस्टर्स सेम डे बाइंग और सेलिंग करते हैं. दीज पोजिशनल ट्रेडर्स हैव अ लॉन्गर व्यू ऑफ द मार्केट. दे ट्राई टू कैप्चर लार्जर प्राइस मूवमेंट्स. वैसे तो पोजिशनल ट्रेडर्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, बट मोस्टली पोजिशनल ट्रेडर्स मेक यूज़ ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स लाइक कंपनीज फाइनेंशियल्स, लाइक इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मार्केट ग्रोथ, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ टू असेस फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल. पोजिशनल ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सूटेबल है हु वांट अ मोर रिलैक्स्ड अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट एंड हु आर विलिंग टू होल्ड देयर पोजिशन फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन. अगर आप हर छोटी प्राइस फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होते हो, देन पोजिशनल ट्रेडिंग इज़ राइट फॉर यू. In the stock market, prices keep on fluctuating from a higher point to a lower point and back to a higher point. With time, ये points तो बदलते रहते हैं, but market keeps on swinging between points. Swing trading sits somewhere between intraday trading and positional trading. अब intraday trading जहाँ पे ट्रेड की लाइफ एक दिन है, और पोजिशनल ट्रेडिंग जहाँ पे एक ट्रेड की लाइफ कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने तक है. Swing trading comes in between this. Swing traders typically hold their position from a few days to a few weeks, taking advantage of price swings happening because of many market conditions, like market trends, some news or some events, or simply on the basis of technical analysis. Swing trading उन लोगों के लिए suitable है जो actively तो trade कर सकते हैं, but minute by minute या second by second market में updates नहीं ले सकते. Scalping is yet another type of trading which many people search about. Scalping is like the fast food of stock market. This type of trading is even faster and even shorter than intraday trading, जहाँ पे एक ट्रेड शायद कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक ही लास्ट करता है. इसके लिए traders look for very volatile stocks and then rely on technical analysis to catch these short term and very fast moves. क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट और बहुत छोटी होती हैं. So scalpers can look to place multiple orders during a day to maximize their returns. Now as a big precaution, scalping is not for everybody. ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट को बहुत क्लोजली और बहुत एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं, who can also handle psychological and emotional pressure of this rapid trading. For the simplest of definitions, derivative is an instrument that derives its value from an stocks, which can be currencies, which can be commodities. आज के टाइम पे there are so many of you जो futures, options, FNO जैसे terms regular basis पे सुनते हैं. What are they? They are nothing but derivative items. Let's understand this with an example. Imagine milk. Milk is a basic commodity जिससे बाकी items अपनी value derive करते हैं. For example, curd, दही, milk का एक derivative है. पनीर is again a derivative. चीज़. सो बेसिकली मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ मिल्क. इन सब की वैल्यू इनके अंडरलाइंग की वैल्यू पे डिपेंड करेगी. देयर आर मेनी स्टॉक्स जिनके डेरिवेटिव्स हैं,
नॉट जस्ट स्टॉक्स, देर आर अदर सिक्योरिटीज़ एज वेल, जैसे करेंसीज के डेरिवेटिव्स होते हैं, कमोडिटीज़ के डेरिवेटिव्स होते हैं. सपोज रिलायंस का एक स्टॉक है, रिलायंस के स्टॉक पे कुछ डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं. रिलायंस के फ्यूचर्स होते हैं, रिलायंस के ऑप्शंस होते हैं. नाउ कमोडिटी कैन इंक्लूड मैनी आइटम्स, जैसे मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे एनर्जी कमोडिटीज़ लाइक क्रूड, like natural gas. Also include agricultural products like wheat, corn, barley, black pepper, elaichi, cotton, rubber, palm oil and many others. But what is the need to trade in these commodities? And why are these commodities even being traded? Now इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. Now imagine करो आपकी एक बहुत बड़ी ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है. Now जिसका रॉ मटेरियल होता है सिंपल वीट. अब आपका वीट 1 या 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो की कंजम्पशन नहीं है. आप वीट परचेज़ करते हैं टन्स में, 5,000 टन्स, 10,000 टन्स, 20,000. इस सीज़न रेनफॉल की शॉर्टेज हुई है और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वीट के प्राइसेस शायद ऊपर जाएंगे अपकमिंग सीज़न पे. ऐसे केस में जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल वीट है और उसी के प्राइसेस अगर ऊपर चले जाएंगे और दैट टू सब्सटेंशियली, तो आप बिज़नेस में प्रॉफिट कैसे करोगे? तो सिंपली आप एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करोगे जो ये बोलेगा कि मैं आज की वीट की प्राइसेस पे फ्यूचर में बाय करने को रेडी हूँ. ऐसे में अगर वीट की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आपको तो प्रॉफिट है, बिकॉज आपने पुरानी प्राइसेस जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस थी उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ किया था दैट नो मैटर कितनी ही प्राइसेस ऊपर चली जाएं आप उसी पुरानी प्राइस पे बाय करते रहोगे. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर प्रोडक्शन अच्छी निकल गई वीट की और वीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए, तब भी आप उसी पुरानी हायर प्राइस पे बाय कर रहे होगे. तो ये उसका रिस्क और ये उसका रिवॉर्ड है. मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए हैं. सो ऐसा ही कुछ प्राइस लॉक करने के लिए फ्यूचर में जब आप आज एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस. नाउ दीज कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट बिटवीन टू पीपल ओनली, कि अगर किसी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो बंदा अपनी ज़ुबान से मुकर गया. ये सारा मार्केट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर बैक्ड एंड गवर्न्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. नाउ करेंसी मार्केट, or some people of you might know it as forex market or FX market, is one of the largest financial markets globally. It is open 24 hours a day, 5 days a week. Now जैसे कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी से जुड़े हुए कुछ लोग, कुछ बिजनेसेस अपने आप को सेफ करने के लिए, फ्यूचर प्राइसेस को सिक्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या सेल करते हैं, ऐसा ही कुछ करेंसी मार्केट में होता है. नाउ अगेन लेट मी गिव यू वन वेरी रिलेटेबल एग्जांपल. इमेजिन करो एक एक्सपोर्टिंग कंपनी है इंडिया में जो अपना सामान इंडिया से यूएस भेजती है, जिसकी पेमेंट आती है यूएस डॉलर्स में. अब इस कंपनी को कितनी पेमेंट रिसीव होती है ये सिंपली डिपेंड करेगा INR USD. से कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर किया यूएस के साथ और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अराउंड $1 मिलियन की पेमेंट. बट कहीं ना कहीं कंपनी को ये लगता है कि जब तक ये अमाउंट उनके पास आएगा INR USD के मुकाबले मजबूत होने वाला है. शायद कोई एनालिसिस हो, शायद कोई न्यूज़ हो, कोई ऐसा इवेंट हो जिससे उन्हें ये लगे INR की करेंसी मजबूत होने वाली है. अगर ये सच होता है तो कंपनी को पुराने अमाउंट के हिसाब से कम पैसे मिलेंगे. तो ऑब्वियसली 1 मिलियन के अकॉर्डिंग जितना उन्हें मिलना चाहिए था, जितना एक्सपेक्टेड था, उससे कम अमाउंट मिलेगा. ऐसी ही कुछ सिचुएशन से बचने के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कंपनी करेंसी मार्केट पे जाके आज के एक्सचेंज रेट का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगी. नाउ अगेन ये भी एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट यू गेट द पॉइंट. ऐसे ही प्लेयर्स और ऐसे ही कंपनीज, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलके एक करेंसी मार्केट को बनाते हैं. बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी भी स्टॉक, किसी भी कमोडिटी या किसी भी करेंसी पे डिपेंड कर सकते हैं. जैसा शायद मैं आपको बता चुका हूँ, डेरिवेटिव का मतलब है ये अपनी वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट से वैल्यू निकालते हैं, डिराइव करते हैं. फ्यूचर्स को समझने के लिए आप ट्रेन का टिकट इमेजिन करो. आपने 1 महीने बाद की ट्रेन की टिकट आज ही एडवांस में बुक कर दी. अब 1 महीने तक ट्रेन का टिकट का प्राइस कितना ही ऊपर या कितना ही नीचे जाए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको ट्रेन की टिकट उसी रेट पे मिलेगी जिस रेट पे आपने एडवांस में बुकिंग कर दी थी. गॉट द पॉइंट? मतलब आपने एक तरीके से फ्यूचर की डेट में
आज ही के दिन एक प्राइस डिसाइड कर लिया, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस टेन्योर, उस ड्यूरेशन पे क्या होता है। एंड दैट्स वाई द नेम फ्यूचर्स, क्योंकि हम एक फ्यूचर की डेट पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली व्हेन यू एंटर इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्टॉक, फॉर अ कमोडिटी, you are basically securing yourself from any fluctuation that is going to happen in future. अच्छा चलो एक बंदे का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से सैंडी ने आज एक अच्छी न्यूज़ पढ़ी अबाउट ABC लिमिटेड। अब सैंडी को लगता है ABC लिमिटेड के शेयर प्राइसेस एक महीने में ऊपर जाने वाले हैं। ये उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना एनालिसिस है। ABC लिमिटेड का करंट शेयर प्राइस है 1100 रुपये। तो सैंडी ने ABC लिमिटेड का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया। अब यहाँ से दो सिनेरियो होंगे, या तो ABC लिमिटेड का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या ABC लिमिटेड का शेयर प्राइस नीचे आएगा। सिनेरियो 1, ABC लिमिटेड का शेयर प्राइस एक महीने में बढ़ के हो गया है 1250 रुपीज़, क्योंकि सैंडी ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 1100 रुपये पे बाई किया था। सैंडी कैन सिंपली एक्सरसाइज हिज राइट टू बाई द शेयर एट 1100 रुपीज़ एंड सेल देम एट मार्केट प्राइस ऑफ 1250 रुपीज़, जो उसका करंट प्राइस है। यहाँ पे सैंडी का प्रॉफिट हुआ 1250 माइनस 1100 विच इज़ इक्वल टू 150 रुपीज़ पर शेयर। सिनेरियो नंबर 2, सैंडी की पड़ी हुई न्यूज़ गलत निकली एंड ABC लिमिटेड इज़ नाउ एट 1000 रुपीज़। नाउ क्योंकि सैंडी ने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 1100 रुपीज़ यानी कि 1100 रुपये पे लिया था, तो सैंडी विल हैव टू, चाहे या ना चाहे, सैंडी विल हैव टू buy the shares at 1100 rupees and sell them at 1000 rupees which is the current market price. तो इस सिनेरियो में सैंडी suffers a loss which is equal to 1100 minus 1000, 100 rupees per share. Again, as I told you, this is an oversimplified example. There are a lot of nitty-gritties which I might not be able to explain in such a short video. So उसके लिए I have a separate video just for futures and just for options. Go check that out, उससे आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अभी के लिए लेट मी टेल यू जस्ट अ फ्यू स्मॉल थिंग्स। फ्यूचर्स कभी भी एक शेयर पे नहीं होता है, फ्यूचर्स का एक पर्टिकुलर लॉट साइज होता है। सपोज आप रिलायंस का फ्यूचर्स बाय करने जाते हो, तो यू सिंपली कैन नॉट बाय वन फ्यूचर ऑफ रिलायंस। रिलायंस का लॉट साइज आज की डेट पे 250 शेयर्स का है, तो आपको 250 शेयर्स का एक लॉट साइज, एक बंडल जो मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मिनिमम आपको इतना तो बाय करना ही पड़ेगा। नाउ अनदर पॉइंट इज़, ये जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया, सम पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि मैं कैसे 1200 का बाय करूँगा, कैसे 1100 का अचानक से सेल कर दूँगा, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, कहाँ पे मुझे साइन करना पड़ेगा। नथिंग ऑफ दिस हैपन्स इन रियलिटी। ये सारा बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस। ये पीछे सिस्टम, ये पीछे ब्रोकर्स खुद कर रहे होते हैं। सिंपली जो आपका बाइंग प्राइस है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का और जो आपका सेलिंग प्राइस है, उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड हो जाता है। दैट इज़ व्हाट शोज ऑन योर पोर्टफोलियो। वन लास्ट थिंग अबाउट द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैव अ शेल्फ लाइफ। इनकी एक लाइफ होती है, दे कम विद एन एक्सपिरेशन डेट। अगर उस डेट तक आपकी प्रेडिक्शन सही है, दैट इज़ व्हेन यू टेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। अगर ऐसा नहीं होता है अप टू दैट डेट, चाहे उसके बाद सही हो या आप गलत हो, दैट डज़ नॉट मैटर। इस डेट तक आपकी प्रेडिक्शन, आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए। दैट इज़ व्हेन यू मेक मनी। सो प्लीज़ ऑल्सो मेक श्योर कि आप सिर्फ करेक्ट नहीं हो, आप टाइमली भी करेक्ट हो। ऑप्शंस के लिए हम एक घर खरीदने का एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ इमेजिन आप संडे मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एंड यू कम अक्रॉस अ न्यूज़, ग्रेटर नोएडा में नया एयरपोर्ट बनने वाला है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसके नियर बाय रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। ऐसी न्यूज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आप वहाँ चले गए, आपने घर देखना शुरू कर दिया और आपको लकीली ये घर पसंद भी आ गया। अब घर तो पसंद आ गया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होता है एक टोकन अमाउंट या बयाना या एक बुकिंग अमाउंट जो आप सेलर को देते हो। ना इस केस पे लेट्स से 1 CR का फ्लैट है जिसके लिए आपने 50,000 का टोकन अमाउंट दिया है और आपने 60 डेज़ मांगे हैं बैलेंस पेमेंट के लिए। इसके बाद दो सिनेरियोज़ हो सकते हैं। ना सिनेरियो नंबर 1, आपने जो न्यूज़ पढ़ी थी वो सही निकली और एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हो चुका है। अब सेम प्रॉपर्टी जो 1 CR की थी, आज उसका मार्केट रेट बढ़ के 1.5 CR हो चुका है। अब क्योंकि आपने ये डील 1 CR में क्लोज़ करी थी, जिसका आप बयाना भी दे चुके हो, आपको ये फ्लैट 1 CR में ही मिलेगा। तो आपका सीधा सीधा प्रॉफिट है 1.5 CR माइनस 1 CR विच इज़ 50 लाख रुपीज़। लेट्स ऑल्सो कंसिडर सिनेरियो नंबर 2।
जहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला था वहाँ कुछ सीवरेज इश्यूज़ की वजह से एयरपोर्ट नहीं बनेगा, अब वहाँ पे एक बड़ा सा नाला बनेगा। नाउ ऑब्वियसली दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर द एंटायर मार्केट। प्रॉपर्टी के रेट्स क्रैश हो चुके हैं, अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर के 50 लाख रुपीज़ हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन समझदार आदमी 1 CR का फ्लैट लेगा जिसकी मार्केट वैल्यू ही 50 लाख रुपीज़ हो? तो यहाँ पे एक स्मार्ट कॉल, स्मार्ट ऑप्शन यही होगा कि जो आपने टोकन अमाउंट दिया है उसको आप भूल जाओ, आप चुपचाप वो 50,000 का लॉस लोगे और इसे बैड इन्वेस्टमेंट की तरह भूल जाओगे। इन द सेम मैनर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क इन स्टॉक मार्केट एज वेल। इफ़ यू फील कि एनी स्टॉक लाइक ABC लिमिटेड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो यू विल बाय एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय पेइंग अ स्मॉल टोकन अमाउंट और अ स्मॉल प्रीमियम टू बेट ऑन दिस प्राइस चेंज। अगर आपके स्टडी, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्राइसेस एक्चुअल में बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा। अब ये जो प्रीमियम का डिफरेंस है, जितना प्रीमियम आपने दिया था और जो नया प्रीमियम है, दैट इज़ योर प्रॉफिट, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज, जो मैंने आपको फ्यूचर्स के केस में भी बताया था। ऑप्शंस ऑल्सो वर्क इन लॉट साइजेस। बट अगर ABC लिमिटेड के प्राइसेस गिरते हैं तो सिर्फ आपका प्रीमियम अमाउंट रिस्क पे होता है, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू पेड एंड नथिंग मोर। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। Options trading give you the benefit of unlimited returns with limited downside risk। मतलब आपका रिस्क तो लिमिटेड है बट प्रॉफिट्स अनलिमिटेड हैं। एक्चुअल में फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और थोड़ी सी रिस्की होती है। सो इन्वेस्टर्स आर देयर फॉर ऑलवेज एडवाइज टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। Pledging is when an investor uses their shares or any other securities as collateral to secure loan from banks or any other financial institutions। Suppose आपके डीमैट अकाउंट में 10 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हैं, but you immediately need capital, cash, but do not want to sell your shares। तो ऐसे में आप अपने शेयर्स किसी लेंडर के पास, किसी बैंक के पास प्लेज करोगे, यानी कि गिरवी रखोगे टू सिक्योर अ लोन। तो ऐसे में शेयर्स की ओनरशिप सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे ट्रांसफ़र करी जाती है। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स हु डू नॉट वांट टू सेल देयर शेयर्स but only are in need of immediate capital। Now almost all of the leading brokers, all of the leading banks, they accept shares and other securities as collateral for pledging। Please understand all the terms and conditions जो भी आपका lender, आपका broker, आपका बैंक रखता है regarding pledging and unpledging।